अब अपन ने ये तो पढ़ लिया कि कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल होता है, पर पॉलिटिक्स भी किसी न किसी तरीके से कास्ट को इन्फ्लुएंस करती है। तो चलिए वो देखते हैं कि पॉलिटिक्स कैसे कास्ट को इन्फ्लुएंस करती है। कास्ट हैज़ अ रोल इन पॉलिटिक्स। सिमिलरली पॉलिटिक्स ऑल्सो हैज़ इन्फ्लुएंस इन कास्ट ड्यू टू पॉलिटिकल एम्बिशंस। कास्ट ग्रुप्स ड्यू टू पॉलिटिकल एम्बिशंस कास्ट ग्रुप्स वांट टू बिकम बिगर बाय इंक्लूडिंग सब कास्ट। अब जो कास्ट ग्रुप्स जो है, जो छोटे कास्ट ग्रुप हैं, वो भी चाहते हैं कि उनकी कास्ट की कोई गवर्नमेंट बने या उनके कास्ट का कोई लीडर बने। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि अपनी जो सब कास्ट होती है या उनसे रिलेटेड जो कास्ट होती है उनको अपने ग्रुप में मर्ज करना चाहते हैं। जैसे आदिवासीज होते हैं, तो आदिवासी एक ग्रुप है, ठीक है। अब आदिवासी में बहुत सारी अलग अलग कास्ट होती है, भील, गरासिया वगैरह, मीना वगैरह, जो भी बहुत सारी कास्ट होती है। तो ये सारे ग्रुप अपने आप को आदिवासी बताते हैं। वो कोई भी अपनी आइडेंटिटी किसी पर्टिकुलर कास्ट से नहीं बताता है। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने कास्ट ग्रुप को वो बड़ा करना चाहते हैं, वो उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस है, ठीक है। फिर कास्ट ग्रुप गो इनटू कोएलिशन फॉर देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट। जैसे कोई ब्राह्मण से और राजपूत से अगर इनको लगता है कि भाई इन दोनों की पॉपुलेशन कम है, तो ये दोनों ग्रुप मिलकर कोएलिशन करते हैं। कोएलिशन यानी दोनों ग्रुप मिलकर सरकार बनाते हैं, मिलकर अपना एक कैंडिडेट खड़ा करते हैं। जैसे XYZ कोई भी एक कैंडिडेट खड़ा करेगा, और अगर ये जब जीतेगा तो ये दोनों राजपूत और ब्राह्मण दोनों पार्टीज़ का ध्यान रखेगा, ये दोनों की इंटरेस्ट को फुलफिल करने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से जो कास्ट ग्रुप्स होते हैं वो कोएलिशन करते हैं। तो क्यों कर रहे हैं? पॉलिटिक्स की वजह से। तो पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस किस पर पड़ रहा है? कास्ट पर पड़ रहा है, ठीक है। रिसेंट टाइम में कुछ नए कास्ट ग्रुप, न्यू कास्ट ग्रुप्स भी इमर्ज हुए हैं, जैसे बैकवर्ड कास्ट ग्रुप। दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू दलित्स, OBCs एंड गेन एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। अब रिसेंट टाइम में कुछ ऐसे कास्ट ग्रुप भी सामने आए जैसे बैकवर्ड कास्ट। पहले सब अपनी अपनी कास्ट के नाम से जाने जाते थे, पर अब अपने आप को वो बैकवर्ड कास्ट बताते हैं, ताकि एक बड़े एरिया को या मल्टीपल कास्ट को वो मर्ज कर सके। और जब मल्टीपल कास्ट जब मर्ज होगी तो वो उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस को फुलफिल कर पाएंगे, उनके जो राजनीति के जो उद्देश्य हैं वो उनको फुलफिल कर पाएंगे। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट को भी इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट इज नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स। ये जो कास्ट पॉलिटिक्स हम पढ़ रहे हैं इंडिया में, उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है? सबसे पहला और सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है कि सरकार का ध्यान जो इम्पोर्टेंट काम है उससे भटकता है। जब सरकार का ध्यान सिर्फ कास्ट पर होगा कि किस कास्ट की सरकार बनानी है, किस कास्ट को रिजर्वेशन देना है, किस कास्ट का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो उनका इम्पोर्टेंट इशू जो है हमारे देश में, जैसे पुवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अंडर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, करप्शन हो गए, इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सरकार के ध्यान से छूट जाते हैं। सरकार का उन पर ध्यान नहीं जाता, उनका एकमात्र फोकस बन जाता है कि किस तरीके से किसी मेजर कास्ट को इन्फ्लुएंस किया जाए, या उनको कैसे सपोर्ट किया जाए, या उनको कैसे अपनी तरफ किया जाए, ठीक है। फिर इससे क्या होता है? टेंशन्स बढ़ती है डिफरेंट कास्ट ग्रुप में। जब किसी एक कास्ट ग्रुप को ज़्यादा तवज्जो मिलती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, तो दूसरा कास्ट ग्रुप उससे नाराज़ होगा, उसको उस चीज़ से प्रॉब्लम होगी, और इससे क्या होगा? दो कास्ट ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, दो कास्ट ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है ये, ठीक है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है कास्ट पॉलिटिक्स के। नेक्स्ट अगर अपन बात करें हैं तो इंडिया में सोशल और रिलीजियस डाइवर्सिटी किस प्रकार है, ठीक है। तो इंडिया में सोशल और रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया में 79% के आसपास कौन है? हिंदूज़ है। 79% हिंदूज़ है। लगभग 14% मुस्लिम्स हैं, ठीक है। लगभग 1.5% 1.5% के आसपास सिख हैं। अराउंड 2% क्रिश्चियंस रहते हैं, ठीक है। और बाकी रेस्ट रिलीजन जो है वो 2% के अराउंड। तो ये हमारा डेमोग्राफिक डिवीजन है सोशल और रिलीजियस बेसिस पर इंडिया का, ठीक है। तो ये आप इस तरीके के जो डेटा हैं वो आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो, रिलीजियस डाइवर्सिटी की जब बात हो रही हो, ठीक है, या फिर रिलीजन का पॉलिटिक्स में जब यूज़ की बात हो रही हो, तो आप बता सकते हैं कि भाई जैसे हिंदुज़म एक मेजर रिलीजन है, तो कुछ गवर्नमेंट क्या करती है कि हिंदुज़म को इन्फ्लुएंस करती है, अपनी तरफ करने का ट्राई करती है, ताकि मेजोरिटी वोट उनको मिल सके। तो इस तरीके से आप डेटास का यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स में। नेक्स्ट है कास्ट इनइक्वलिटी इन इंडिया। इंडिया में जो कास्ट की इनइक्वलिटी है उस पर बात करते हैं। तो पहले क्या होता था? लोअर कास्ट को
एजुकेशन और प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं होते थे। तो इसके इम्पैक्ट आज भी दिखते हैं हमें। पहले जो लोअर कास्ट होती थी वो कोई भी लैंड होल्ड नहीं कर पाते थे, वो कोई ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, खुद की कोई ज़मीन नहीं होती थी उनकी, ठीक है, और वो उनके पास प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं था। इसके साथ साथ उनको पढ़ने का भी कोई राइट नहीं था। तो इस वजह से वो कास्ट जो है वो पीछे रह गई, एजुकेशन में भी पीछे रह गई और प्रॉपर्टी और इकोनॉमिकली भी पिछड़ गई। तो इसका इम्पैक्ट हमें आज भी दिखता है। इससे कुछ एवरेज अपन जैसे देखते हैं, एवरेज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि एक महीने में कौन सी कास्ट कंजप्शन यानी जैसे खाना पीना, पहनना, कपड़े वगैरह, उन सब पे सबसे ज़्यादा खर्चा कौन करता है, ठीक है। तो जो अपर कास्ट जो है, इंडिया की जो अपर कास्ट है वो सबसे टॉप पर आती है खर्चा करने के मामले में। फिर जो लोअर कास्ट है वो सबसे बॉटम में आती है। तो इससे ये पता चलता है कि भाई लोअर कास्ट का जो रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं मिला, उनके साथ जो भेदभाव हुआ पिछले टाइम में, उसका असर आज भी देखने को मिलता है कि आज भी वो खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, आज भी वो इकोनॉमिकली सक्षम नहीं है, ठीक है। वहीं देखें कि हर कास्ट ग्रुप में पुअर मेंबर्स होते हैं, चाहे भले वो अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, सब में गरीब आदमी तो होते ही हैं, पुअर मेंबर्स तो होते ही हैं। बट इसका प्रोपोर्शन अपर क्लास में बीपीएल का प्रोपोर्शन जो होता है वो लोअर कास्ट में बहुत ज़्यादा है। इसे मान लो कि अपर क्लास में, जैसे मान लिया कि अपर क्लास के 100 लोग हैं, ठीक है, इसमें अपर क्लास, तो इसमें गरीबों की संख्या या पुअर का पॉपुलेशन मान लो कि सिर्फ 10 है, 10% गरीब है अपर क्लास में। वहीं लोअर क्लास में होगा, क्या होगा, लोअर क्लास में 100 लोगों में से लगभग 50% लोग गरीब है या पुअर है। तो इसका मतलब कि जो प्रोपोर्शन है बीपीएल का वो लोअर क्लास में ज़्यादा है, वहीं रिच लोगों का प्रोपोर्शन अपर क्लास में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी है इंडिया में और इसका असर आज के टाइम में भी दिखता है। 3 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। फिर अपन अगर आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ, जो है पॉलिटिकल पार्टीज़। हमारे इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। वो पार्टीज़ कैसे फॉर्म होती है, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या काम है, हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या पार्टीज़ की हमें ज़रूरत है, और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, और कैसे इन पार्टीज़ में जो कमियां हैं उनको हम रिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। ये समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। तो पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का एक ग्रुप है जो इलेक्शन लड़ते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। कुछ लोगों का ग्रुप है जो इलेक्शन लड़ता है और सरकार बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, विश टू ब्रिंग सर्टेन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर गुड ऑफ ऑल। पॉलिटिकल पार्टीज कुछ पॉलिसीज या प्रोग्राम्स लाने चाहते हैं पूरे देश की भलाई के लिए। जैसे हालांकि देश के लिए क्या भला है वो सबके लिए अलग मैटर करता है, ठीक है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, ठीक है। किसी को लगता है कि देश के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, किसी को लगता है देश के लिए इंडस्ट्री ज़रूरी है, किसी को लगता है देश के लिए किसी एक रिलीजन का होना ज़रूरी है। तो सबका इसमें विचार अलग है, पर हर एक पार्टी का एक विचारधारा होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, और वो उस बेसिस पर पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स लाना चाहते हैं और ऐसा कहते हैं, और वो लोगों को कन्विंस करते हैं कि हमारा जो प्लान है, हम जो प्लान लेकर आ रहे हैं वो हमारे देश के लिए सूटेबल है और ये बेस्ट प्लान है, और आप हमें जिताओ और हम इलेक्शन जीत कर ये सारी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि अगर वो जीतेंगे तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लाएंगे पार्लियामेंट में, और उन्होंने अभी 2023 में उसके लिए रिजर्वेशन लाए थे, विमेंस रिजर्वेशन एक्ट 2023। तो इस टाइप की कुछ पॉलिसीज़ जो है हर एक पॉलिटिकल पार्टीज लाना चाहती है। पॉलिटिकल पार्टीज किस लिए जानी जाती है कि व्हाट दे स्टैंड फॉर। हम पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे जानते हैं कि वो पार्टी किसको सपोर्ट करती है, किस चीज़ का वो स्टैंड लेती है और किसके इंटरेस्ट को अपहोल्ड करती है, ठीक है। इस बात से हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को पहचानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी एक पार्टी का नाम ले लेते हैं, बीजेपी का नाम ले लेते हैं, तो बीजेपी किस चीज़ के लिए स्टैंड लेती है, तो बीजेपी डेवलपमेंट के लिए स्टैंड लेती है, बीजेपी हिंदुज़म के लिए स्टैंड लेती है, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे वन नेशन यूनिटी की बात करती है बीजेपी, जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में मर्ज करना चाहती है। तो हम क्या जानते हैं बीजेपी को, जिन कामों पर बीजेपी स्टैंड लेती है, हम उन कामों से बीजेपी को जानते हैं। बीजेपी किसको सपोर्ट करती है या फिर बीजेपी के क्या इंटरेस्ट हैं, किसके इंटरेस्ट को अपहोल्ड करती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी अडानी अंबानी की सरकार है, ठीक है, तो उनके हिसाब से वो उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहती है, ठीक है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज किस लिए जानी जाती है,
व्हाट दे स्टैंड फॉर, व्हाट दे सपोर्ट एंड हुज इंटरेस्ट दे अपहोल्ड। ठीक है, ये होती है पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी के क्या फंक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है। ठीक है, सबसे पहला कैंडिडेट चूज करती है पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए, कि हमारी पार्टी से कौन इलेक्शन लड़ेगा वो कौन चूज़ करता है, पॉलिटिकल पार्टी चूज़ करती है। अब इसके दो मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड कि पार्टी लीडर डिसाइड करे, पार्टी लीडर डिसाइड करे कि कौन इलेक्शन लड़ेगा। जैसे ये ए बंदा है, ये इलेक्शन लड़ेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, पार्टी लीडर बताएगा कि ये इलेक्शन लड़ेगा। वहीं दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि पार्टी के मेंबर्स, पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, वोट करेंगे और वोट करके डिसाइड करेंगे कि कौन बंदा कंटेस्ट करेगा इलेक्शन। ठीक है, तो ये दो मेथड होते हैं। तो इंडिया में कौन सा मेथड फॉलो होता है, इंडिया में पार्टी लीडर डिसाइड करता है कि कौन इलेक्शन लड़ेगा, और यूएसए में क्या होता है कि मेंबर्स वोट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन इलेक्शन लड़ेगा। ठीक है, तो ये दो मेथड हो गए इलेक्शन लड़ने के। फिर आते हैं अपन, ये तो हो गया पहला फंक्शन पार्टीज़ का। दूसरा फंक्शन क्या होता है, पार्टीज इशू मैनिफेस्टो। पार्टी एक अपना मैनिफेस्टो इशू करती है। मैनिफेस्टो मतलब एक प्रोमिसेस होता है, इलेक्शन लड़ने से पहले कुछ प्रोमिसेस एक पेपर रिलीज करती है जिसमें बताते हैं कि हम ये काम करेंगे, इकोनॉमिक में ये डेवलपमेंट करेंगे, जनता के लिए ये काम करेंगे, यूथ के लिए हम ये पैसे देंगे या उनके लिए स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे, हम पेंशन देंगे बूढ़े लोगों को, बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी, महिलाओं के लिए ये प्रोविजंस होंगे। तो ये सारी जो वादे होते हैं इलेक्शन से पहले वो पार्टीज़ अपने मैनिफेस्टो के थ्रू करती है। ठीक है, और उस मैनिफेस्टो के बेसिस पर पब्लिक से सपोर्ट मांगती है कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम ये सारी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्टीज़ क्या करती है, लॉ बनाने में। वैसे तो लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है, पार्लियामेंट में लॉ पास होता है, पर पार्लियामेंट में जो मेंबर्स बैठे हैं वो भी तो किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पार्टी का रोल लॉ मेकिंग में भी आता है। ठीक है, फिर इलेक्शन जीतने के बाद सरकार बनाते हैं और सरकार को चलाती है पार्टीज 5 साल तक, 5 ईयर का टेन्योर मिलता है उनको। तो 5 ईयर्स तक वो गवर्नमेंट फॉर्म करके गवर्नमेंट को चलाते हैं। फिर जो पार्टीज हार गई है, जो पार्टीज हार गई है वो क्या करती है, अपोजिशन का काम करती है और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती है। क्रिटिसाइज़ करती है किन मैटर्स में, जिन मैटर्स में उनको लगता है कि सरकार गलत काम कर रही है। जैसे अपोजिशन को लगता है कि सरकार का जो डिसीजन है वो गलत है तो वो उसको क्रिटिसाइज़ करेगी, जनता के सामने प्रेजेंट करेगी। तो ये काम किसका होता है, अपोजिशन पार्टीज़ का। ठीक है, फिर पार्टीज जो है पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है पब्लिक मूवमेंट से, वेरियस मूवमेंट्स के थ्रू, कि जैसे मूवमेंट चलाती है। ठीक है, पार्टीज मूवमेंट चलाती है कि हमारे देश में महिलाओं को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, पब्लिक का ओपिनियन चेंज होगा, पब्लिक भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, हाँ महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कौन डिसाइड करता है, पार्टीज। ठीक है, फिर पार्टीज वेरियस मूवमेंट को शेप करती है। एंड फाइनली एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। आज आपको गवर्नमेंट से कुछ भी काम कराना है तो जो आपके वहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए या ऑफिसर्स हो गए, उन तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो गया है। उनसे एक आम आदमी डायरेक्टली नहीं मिल सकता, पर आपके यहाँ का जो लोकल नेता है उससे आप मिल सकते हो। आपका लोकल नेता कभी भी आपसे मिलने के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी तो इलेक्शन जीतना है आगे जाकर। तो इसलिए पार्टी जो है लोगों के लिए ज़्यादा कांटेक्ट में रहती है, लोगों से ज़्यादा संपर्क में रहती है और लोगों के लिए सीधा पार्टीज तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे काम जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती है। ठीक है, और इसीलिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है। फिर बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या नेसेसिटी है, क्या क्यों ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टी। तो पहला तो ये मैंने बात कर ली कि भाई ये सारी जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं वो सारे फंक्शंस कौन करती है, पार्टीज़ करती है। उसके अलावा अगर देश में कोई भी सिंगल पार्टी नहीं होगी, सब इंडिविजुअल कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, और जब इंडिविजुअल कैंडिडेट्स जीतेंगे तो वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही काम कर पाएंगे। जैसे हर एक देश जो होता है, जैसे ये हमारा इंडिया हो गया, मैप थोड़ा सा ख़राब है मेरा तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। इससे हमारा इंडिया हो गया, तो इंडिया को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी इलेक्ट होकर आता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होकर आता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी इलेक्ट होकर आएगा।
तो ये होती कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतेगा तो वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही काम कर पाएगा, वो पूरे देश का जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ठीक है, तो इसलिए जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाएगी। वहीं एक पार्टी की गवर्नमेंट होगी तो हम किसी भी कैंडिडेट को बोल सकते हैं कि भाई वहाँ पर आपकी पार्टी है तो आपकी पार्टी ने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, तो हम उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो गए तो कोई एक पॉलिसी पर सारे लोग एग्री भी नहीं करेंगे। जब एक पार्टी पॉलिसी बनाएगी तो सारे एक पार्टी कम से कम तो यूनाइटेड होगी, पर जब सारे लोग इंडिविजुअल होंगे तो सबके थॉट्स अलग होंगे। तो कोई सिंगल कभी भी कोई पॉलिसी लानी होगी तो सबके मत या सबके विचार नहीं मिलेंगे, सबके अलग अलग डिसीजंस होंगे, तो इस मामले में डिसएग्रीमेंट होगा, किसी एक पॉलिसी लाने में बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट होगा। ठीक है, और जब पार्टी पावर में होती है देन दे कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर होल कंट्री। जब कोई पार्टी पावर में होती है तो उस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। देश में कुछ भी खराब हो रहा है या देश में कुछ भी सिचुएशन बन रही है तो उस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, पर इंडिविजुअल कैंडिडेट को अपन जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ठीक है, इसलिए पार्टीज की नेसेसिटी होती है डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज डू वी नीड। अब ये सवाल आता है कि हमें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है, क्या एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत है या दो पॉलिटिकल पार्टी चाहिए या मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। तो उसका जवाब है इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता। ठीक है, हर देश अपने हिसाब से पार्टीज फॉर्म करता है। जैसे सिंगल पार्टी की बात करें, अगर किसी देश में एक ही पार्टी है, उसके अपोजिशन में कोई नहीं है, तो जो पब्लिक है उसके पास एक ही ऑप्शन हुआ यही, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं उनके पास, तो कुल मिलाकर उनको इन्हें ही इलेक्ट करना है। और जब एक ही पार्टी है तो उन्हें अगले नेक्स्ट इलेक्शन में हारने का भी डर नहीं होगा, उन्हें पता है हम ही पार्टी, हम ही जीतेंगे, हम ही रूल करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो पार्टी ऑटोक्रेटिक हो जाएगी या डेस्पोटिक हो जाएगी, यानी कि वो जो मर्जी चाहे वो रूल ला सकते हैं। ठीक है, और ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप। सिंगल रूलर होगा, रूलर यानी कि एक पार्टी लीडर होगा, वो पूरे देश को चलाएगा और वो कुछ भी डिसीजन लेता है उसको अपोज करने वाला कोई नहीं होगा सिंगल पार्टी सिस्टम में। इसलिए सिंगल पार्टी सिस्टम कभी भी डेमोक्रेसी में एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। और सिंगल पार्टी सिस्टम एक तरह से वही सिस्टम हो गया जो मोनार्की में था। मोनार्की में राजा को कोई रोक नहीं सकता, राजा जो डिसीजन लेगा वो फाइनल है। तो सिंगल पार्टी सिस्टम में भी यही हुआ कि सिंगल पार्टी के लीडर ने जो डिसीजन ले लिया वो फाइनल है, उसको कोई अपोज नहीं कर सकता। ठीक है, तो सिंगल पार्टी सिस्टम कहाँ पे फॉलो किया जाता है, चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब एक होता है टू पार्टी सिस्टम कि एक पार्टी है ए, दूसरी पार्टी है बी, दो पार्टी है। अगर ये पार्टी जीतती है तो ये इनका जो भी टेन्योर होगा उसमें काम करेगी, और जब इनका काम अच्छा नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, जनता क्या करेगी, इनको जिता देगी नेक्स्ट ईयर। तो दो पार्टी में कॉम्पिटिशन होगा और पार्टी जो है रेस्पॉन्सिबल होगी, जनता के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगी। तो ये टू पार्टी सिस्टम कहाँ फॉलो किया जाता है, यूएसए वगैरह में फॉलो किया जाता है। और एक होता है मल्टी पार्टी सिस्टम कि जहाँ पर मल्टीपल पार्टी होगी, ए बी सी डी, मल्टीपल पार्टी हो जाएगी। तो ऐसे मामले में अब मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में फॉलो किया जाता है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों फॉलो किया जाता है, किसी कंट्री में अगर ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो मल्टी पार्टी सिस्टम ऑटोमेटिकली वहाँ पर डेवलप हो जाता है। जैसे इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, तो जैसे एक पार्टी बन गई मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने वाली, एक पार्टी बन गई हिंदूज़ को रिप्रेजेंट करने वाली, एक पार्टी बन गई हिंदी बोलने वालों की, एक पार्टी बन गई तमिल बोलने वालों की, एक पार्टी बन गई इंग्लिश स्पीकिंग लोगों की। तो ऐसे मल्टीपल डाइवर्सिटी की वजह से इंडिया में मल्टीपल पार्टीज बनी। और किसी भी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है तो इसका रीज़न यही है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, अब जब मल्टी पार्टी सिस्टम होता है तो हो सकता है कोई एक पार्टी को मेजोरिटी ना मिले तो दो पार्टी मिलकर पावर में आती है, उसको बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि सिंगल पार्टी बेस्ट है या टू पार्टी बेस्ट है। हर कंट्री का अपना अपना एक सिचुएशन होती है, डाइवर्सिटी होती है और उस बेसिस पर पार्टीज डेवलप होती है। तो इंडिया में डाइवर्सिटी ज़्यादा है इसलिए इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है और वो सूटेबल है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और यही अपन बात कर रहे थे कि विच पार्टी सिस्टम इज़ बेटर, तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक आइडियल कंडीशन। तो ऐसी कोई आइडियल कंडीशन नहीं है जिसको अपन बोल सकते कि भाई एक पार्टी बेस्ट है या टू पार्टी या थ्री पार्टी या मल्टी पार्टी बेस्ट है। सिंगल पार्टी भी बेस्ट होती है किसी कंट्री के लिए, किसी कंट्री के लिए टू पार्टी बेटर होती है। जब किसी कंट्री में दो ही कम्युनिटी हो तो दो पार्टी बेटर है, किसी कंट्री में मल्टीपल कम्युनिटी है तो थ्री या मल्टीपल पार्टीज बेटर होती है। ठीक है,
अब एक कॉन्सेप्ट आता है नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी क्या होती है? कुछ ऐसी पार्टीज जो मल्टीपल स्टेट्स में प्रेजेंस होती है उनकी, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेट्स में उनके लीडर्स होते हैं या एमपीज होते हैं या उनकी प्रेजेंस होती है, कुछ इलेक्शन जीते होते हैं, तो उनको बोलते हैं नेशनल पार्टी। ठीक है। हर पार्टी जो भी इंडिया में पार्टीज बनती है उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है। और कुछ लार्ज पार्टी जो होती है उनको यूनिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंबल्स प्रोवाइड करता है। जैसे कांग्रेस का जो सिंबल है वो हैंड है। ठीक है। जो लोटस है वो बीजेपी का सिंबल है। तो ये सिंबल किसने प्रोवाइड किए? इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो सिंबल्स उनको दिए हैं। ठीक है। अब कोई भी पार्टी जब किसी भी स्टेट इलेक्शन में, एक तो सेंटर के इलेक्शन होते हैं, एक स्टेट के इलेक्शन होते हैं, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में अगर कोई पार्टी 2 सीट जीत जाती है, कितनी? 2 सीट, और उनको टोटल वोट्स के 6% वोट मिल जाते हैं। अगर किसी भी पार्टी को स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में 2 सीट्स या 2 सीट जीतती है या फिर 6% वोट्स मिलते हैं, तो उस पार्टी को बोला जाता है रिकॉग्नाइज पार्टी। उस पार्टी को क्या बोला जाएगा? रिकॉग्नाइज पार्टी। ठीक है। और ऐसी पार्टी जिसको लोकसभा इलेक्शन यानी कि सेंटर के इलेक्शन में 4 सीट जीतती है, 4 सीट्स मिलती हैं और लोकसभा के 6% वोट्स मिलते हैं, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 4 स्टेट्स में जीतती है। अगर किसी पार्टी की 4 स्टेट्स में सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो पार्टी, या फिर वो पार्टी जो लोकसभा में 4 सीट जीती है या 6% वोट्स मिले हैं, उसको नेशनल पार्टी कहा जाता है। तो किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है? या तो वो लोकसभा इलेक्शंस में 4 सीट्स जीत जाए और 6% वोट ले आए, या फिर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में किन्हीं 4 स्टेट्स में जीत जाए, तो वो पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती है। और जो पार्टी नेशनल पार्टी के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगी वो हो जाएगी स्टेट पार्टी। अब इंडिया में टोटल 6 नेशनल पार्टी है आज के टाइम पे। वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहली है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कब बनी थी? 26 नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। कब हुआ था? जब एंटी करप्शन मूवमेंट चल रहे थे 2011 में अन्ना हजारे की लीडरशिप में एंटी करप्शन मूवमेंट चल रहे थे। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और लोग कांग्रेस में जो करप्शन हो रहे थे उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, और वहीं से केजरीवाल का राइज होता है और वहाँ उसके बाद आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन होता है। आम आदमी पार्टी बनने के बाद उन्होंने दिल्ली में इलेक्शंस जीते, फिर पंजाब में इलेक्शंस जीते और गुजरात में भी कुछ सीट्स जीती 2022 के इलेक्शंस में, और लोकसभा 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में 1 सीट जीती। और इस वजह से आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन के उभर के सामने आई। ठीक है। एक और पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, जो कि 1984 में कांसी राम ने बनाई थी। और कांसी राम जी ने इस पार्टी को क्यों बनाया था? क्योंकि वो जो दलित और आदिवासी लोग हैं या ओबीसी लोग हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या उनको रिजर्वेशन या फिर उनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है। और इनकी मेनली यूपी में मेन गवर्नमेंट इनकी बनी है और इन्होंने लोकसभा इलेक्शंस में भी कुछ सीट्स जीती थी। तो दूसरी नेशनल पार्टी कौन सी होगी? बहुजन समाज पार्टी। तीसरी नेशनल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जिनकी अभी सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी की फॉर्मेशन कब हुआ? 1980 में। इससे पहले एक भारतीय जनसंघ था 1951 में भारतीय जनसंघ एक पार्टी थी, किसने बनाई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। इसी पार्टी को डिसॉल्व करके 1980 में भारतीय जनता पार्टी से नई पार्टी बनाई गई। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की जो इंस्पिरेशन है वो एंशिएंट इंडिया से है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हमारा जो एंशिएंट इंडिया था वो काफ़ी ग्लोरीफाइड था और हमें उस टाइप का सिस्टम वापस से एस्टेब्लिश करना है। हमारा देश में जो कल्चर था वो काफ़ी रिच था और उसे हमें प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो है वो अंत्योदय की जो पॉलिसी होती है, दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की पॉलिसी, उसको फॉलो करती है। अंत्योदय की पॉलिसी क्या कहती है कि इवन द लास्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी शुड गेट द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है या सबसे लोएस्ट डिवीजन का जो व्यक्ति है उस तक भी सरकार की पॉलिसीज या सरकार के जो फायदे हैं वो पहुंचने चाहिए। इसको बोलते हैं अंत्योदय। ठीक है। और बीजेपी की फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट कब बनी थी? 1998 में फर्स्ट गवर्नमेंट बनी थी एनडीए के सपोर्ट से, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सपोर्ट से। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार बनाई थी कब? 1998 में। उसके बाद चौथी जो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी है वो है
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI मार्क्सिस्ट, जो कि 1964 में बनी थी, और वो कार्ल मार्क्स और लेनिन की आइडियोलॉजी में फॉलो करते हैं। कार्ल मार्क्स जो है वो जर्मनी के एक फिलोसोफर थे, और लेनिन रशिया के आइडियोलॉजिस्ट या पॉलिटिशियंस थे। उनकी ये फिलोसॉफी थी कि समाज में सबको इक्वल समाज होना चाहिए, जहाँ पर कोई भी ज़्यादा पैसा ना कमा रहा हो, जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हो उससे पैसा लेकर जिसके पास पैसे कम है उसको बांट दो, तो इक्वलिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करती है ये पार्टी, और इस पार्टी की 34 ईयर्स तक वेस्ट बंगाल में सरकार रही थी। ठीक है, इसके बाद अपनी नेक्स्ट पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि INC कांग्रेस, जिसकी फॉर्मेशन 1885 में ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुई थी, और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल हुआ था। बट ओवर द टाइम कांग्रेस डिवाइड होती गई, और कांग्रेस ने अपना एक अलग अलग फॉर्म लेती गई। 1947 से 1977 तक कांग्रेस पार्टी जो पावर में रही थी, और उसके बाद 1980 से 1989 तक कांग्रेस पार्टी पावर में रही थी। और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? सेक्युलरिज्म और वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन। ठीक है, जो समाज के वीकर सेक्शन है उसका वेलफेयर होना चाहिए, और हमें सेक्युलरिज्म को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और सबसे लेटेस्ट और सबसे नई जो पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, जो कि नॉर्थ ईस्ट से पहली पार्टी है, फर्स्ट नेशनल पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से पहली नेशनल पार्टी कौन सी है? नेशनल पीपल्स पार्टी। इनकी आइडियोलॉजी क्या है कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, सोसाइटी के हर सेक्शन को। और इन्होंने मेघालय में सरकार बनाई, और लोकसभा में भी इन्होंने एक सीट जीती थी। तो ये हमारे देश में 6 नेशनल पार्टीज़ हैं। पहली आम आदमी पार्टी, दूसरी बहुजन समाजवादी पार्टी, तीसरी भारतीय जनता पार्टी, चौथी CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, पांचवी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और छठी नेशनल पीपल्स पार्टी। अब देखते हैं हम स्टेट पार्टी। मैंने आपको बताया था कि जो पार्टीज नेशनल पार्टी के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है, नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया क्या होता है कि लोकसभा में 4 सीट जीती हो और 6% वोट्स मिले हो, या फिर किन्हीं 4 स्टेट्स में उनकी सरकार बनी हो, तो वो नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया होता है। जो भी पार्टी इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर सकती उसको क्या बोलते हैं? स्टेट पार्टी। या फिर कुछ ऐसी पार्टी जो सिर्फ एक ही स्टेट में प्रेजेंस है उनका, वो होती है स्टेट पार्टीज। जैसे बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। ये कुछ ऐसी पार्टी है जो सिर्फ सिंगल स्टेट में अवेलेबल है, इसलिए इनको स्टेट पार्टी कहते हैं। और कुछ पार्टीज जो सेवरल स्टेट में, एक से ज़्यादा स्टेट में प्रेजेंट तो है, पर वो नेशनल पार्टी के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती, जैसे कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल RJD। तो ये हो गई स्टेट पार्टीज। फिर बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में जो सबसे बड़ा चैलेंज है उनके पास है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज हम क्या मानते हैं? फेस ऑफ डेमोक्रेसी। मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ होती है? डेमोक्रेसी में ही होती है। पार्टीज आपस में इलेक्शन कंटेस्ट करती है, और किसी एक पार्टी का लीडर जो है वो देश को चलाता है। ठीक है, बट पार्टीज में क्या हो रहा है? इनके खुद के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। पार्टीज जो है वो डेमोक्रेसी का फेस तो है, पर पार्टीज अपने अंदर डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रही। कैसे? जैसे ये एक पार्टी है, ठीक है, कोई एक पार्टी है, ठीक है, उसका एक लीडर है, ये पार्टी का लीडर है, और उसके बहुत सारे मल्टीपल मेंबर्स हैं। पार्टी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब पार्टी में कुछ भी डिसीजन लेना है तो लीडर खुद से डिसीजन ले रहा है, वो इन मेंबर्स से नहीं पूछ रहा है, लीडर अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहा है तो ये तो डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल नहीं हुआ, ये तो मोनार्की का एग्जाम्पल हुआ। तो इसलिए पार्टी के खुद के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। हालांकि पार्टी जो है वो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रही है, पर पार्टी खुद डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रही है। अगर पार्टी डेमोक्रेसी को फॉलो करती तो लीडर खुद से डिसीजन नहीं लेता, सारे जो मेंबर्स हैं उनसे पूछता, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनकी रिव्यूज़ लेता, उनकी सलाह मानता। ठीक है, तो इसलिए पार्टीज़ के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरा, डायनेस्टिकल सक्सेशन। कि कोई भी पार्टी है तो ये जैसे लीडर है तो अगला लीडर कौन बनेगा? इनका बेटा बन जाएगा या इनकी बेटी बन जाएगी, जैसे कांग्रेस में हो रहा है। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राहुल गांधी, तो ये डायनेस्टिकल सक्सेशन है। तो ये एक तरह से मोनार्की का ही पार्ट हो गया। मोनार्की में भी तो ऐसा ही होता था कि राजा का बेटा राजा बनता था। ठीक है, तो जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनको राइज करने का मौका नहीं मिल रहा। ये पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो लीडर्स नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी लीडर हैं उनकी फैमिली वाले जो है वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरा इनके साथ चैलेंज है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। ठीक है, अब
इलेक्शंस में क्या हो रहा है, मनी और मसल पावर का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। पार्टीज उसी कैंडिडेट को टिकट देती है जो पैसा लाएगा, पार्टीज़ के लिए फंड लाएगा, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे चाहिए, ठीक है, खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो जो कैंडिडेट पैसे लाएगा उसको सीट्स मिलेगी, या फिर जो कैंडिडेट बहुत पावरफुल है किसी एरिया में, किसी एरिया का क्या बोलते हैं, जिसका डोमिनेंस है, लोग जिससे डरते हैं, तो वो मसल पावर करके इलेक्शन जीतेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है आज की, मनी और मसल पावर का जो इलेक्शन में यूज़ हो रहा है, वो काफ़ी बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। फिर अगला है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस टू वोटर्स। अब जो अपन वोटर्स हैं, हमारे पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो लीडर्स होते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर्स बीजेपी में आ गए, कांग्रेस के कुछ लीडर्स बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो लोग वो के वही हैं, बस पार्टीज चेंज कर रहे हैं आपस में। तो हमारे पास चॉइसेस बहुत कम है, लिमिटेड लोग ही हैं और हम उन्हें ही जिता सकते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और जो लोग हैं वो ऑलरेडी करप्ट हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड है, ठीक है। जैसे ये दो लोग हैं, तो अब क्या करेंगे, ये आज बीजेपी में, ठीक है, कल को क्या करेंगे, ये पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे, ठीक है। कल को यहाँ जब नहीं जमा तो यहाँ छोड़कर ये कांग्रेस में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपस में पार्टी चेंज करते रहते हैं, पर लोग तो वही हैं, इनकी आइडियोलॉजीज तो वो की वही है, इंसान तो चेंज हो नहीं सकते। तो वही चीज़ है कि इनमें लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस है वोटर्स के लिए, अपने पास चॉइसेस बहुत कम है। तो ये तो 4 चैलेंजेस हो गए पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म कैसे किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये कमियाँ देखी अपन ने, अब इनको रिफॉर्म कैसे करें, इनमें सुधार कैसे लाया जाए। तो पहला, अभी तक जो स्टेप्स ले लिए गए हैं उनको देखते हैं कि अभी तक क्या क्या स्टेप्स लिए गए। पहला है एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस, ठीक है। सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस लाए, क्योंकि पहले क्या कर रहे थे, एक एमपी है, आज किसी ए पार्टी में है, कल को पार्टी चेंज कर बी पार्टी में चला जाएगा, ठीक है। तो पार्टीज चेंज करते रहते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि लोगों ने किसी एक पार्टी पर बिलीव करके वोट दिया, पर उस बंदे ने क्या किया कि पार्टी चेंज कर दी, ठीक है। तो इसलिए सरकार जो है एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस लाई, यानी कि एक मेंबर अगर पार्टी चेंज करता है तो उसकी मेंबरशिप जो है, पार्लियामेंट की मेंबरशिप जो है वो कैंसिल कर जाएगी या रद्द कर दी जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, जो मेंबर जो है वो पार्टी चेंज नहीं करेंगे। हालांकि एक बड़ा ग्रुप 2/3 मेंबर जो है किसी पार्टी के, वो पार्टी चेंज अभी भी आज भी कर सकते हैं। यानी कि किसी पार्टी में 100 लोग हैं तो 66 लोग अगर पार्टी चेंज करना चाहे तो एक साथ 66 लोग पार्टी चेंज कर सकते हैं। पर अगर 65 या 64 लोग चाहे कि हम पार्टी चेंज कर सकते हैं, करें, तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू सबमिट एफिडेविट फॉर प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया और बोला कि जो भी इलेक्शन लड़ रहा है उसको एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है और कितने उन पर क्रिमिनल केसेस है, ताकि मनी और मसल पावर का यूज़ कम किया जा सके, ठीक है। सबसे लास्ट में हमने देखा कि भाई पार्टीज़ में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया कि पार्टीज़ को बाउंड किया कि आप अपने अंदर भी इलेक्शन करो, कि जैसे आप कोई भी कैंडिडेट को चूज़ कर रहे हो तो आप मेंबर्स के बीच में इलेक्शन कराओ, वोटिंग करवाओ, और जो मेंबर्स जो जिसको चुनेंगे आप उसको इलेक्शन लड़वाओ। खाली पार्टी लीडर्स की नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ पार्टी लीडर जो कह दे वो नहीं होना चाहिए, पार्टी में भी इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे स्टेप जो है अभी तक ले लिए गए। अब आगे क्या स्टेप लिए जा सकते हैं उनको देखते हैं अपन। तो रिफॉर्म के लिए क्या सजेशंस, तो मेक अ लॉ टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स ऑफ पार्टीज़। हम एक ऐसा कानून बना सकते हैं जो पार्टीज़ के इंटरनल जो रेगुलेशंस होता है उसको मेंटेन कर सके। जैसे पार्टी में लीडर कैसे बनाया जाएगा, पार्टी का जो कौन पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेगा, वो कंटेस्टेंट कैसे चूज़ किया जाएगा, उन सबको आप लॉ बनाकर पहले ही डिसाइड कर लो। तो उससे क्या होगा कि जो पार्टीज जो है वो कंटिन्यूसली रेगुलेट होगी और वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती, तो इंटरनल डेमोक्रेसी भी मेंटेन होगी, ठीक है। फिर जो हायर इलेक्शंस जो हो रहे हैं, हायर पोस्ट के लिए जो इलेक्शन, जैसे प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, ठीक है, कौन सा कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़ा होगा, तो इसके लिए पार्टी में इलेक्शन होगा, सभी मेंबर्स वोट करेंगे कि हमारी तरफ से ये मेंबर जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो ये जो इलेक्शन से आप ओपनली करवाओ, जनता के सामने करवाओ, उससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी डेवलप होगी। अब हो सकता है पार्टी बोल दे कि हमने तो इलेक्शन करवाया और हमारा ये कैंडिडेट है, पर हो सकता है उन्होंने इलेक्शन ना करवाया हो, लीडर ने डिसाइड कर लिया हो। तो इसलिए क्या है कि ऐसी पोस्ट के लिए ओपन इलेक्शन होना चाहिए ताकि सबके सामने ट्रांसपेरेंसी रहे। सॉरी। फिर अपन बात करते हैं रिजर्वेशन फॉर वुमेन। अब महिलाओं को अपन ने पार्लियामेंट में तो रिजर्वेशन दे दिया, क्यों ना उनको पार्टीज में भी या फिर टिकट देने में भी रिजर्वेशन दे दिया जाए। जैसे कोई पार्टी पूरे देश में 20 कैंडिडेट खड़ी कर रही है,
या 20 कैंडिडेट अपनी तरफ से उतार रही है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो पार्टीज अगर वुमेन का रिजर्वेशन होगा तो 20 में से 10 कैंडिडेट वीमेन होगी, वीमेन को रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अपन वीमेन को रिजर्वेशन दे सकते हैं ताकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, ये एक रिफॉर्म कर सकते हैं। फिर पब्लिक शुड प्रेशराइज पार्टीज थ्रू एजुटेशन, मीडिया एंड प्रेशर ग्रुप्स। अब जो जनता है उसको पार्टीज को ये सारे रिफॉर्म्स लागू करने के लिए बाध्य करना चाहिए, जनता को उनके खिलाफ प्रदर्शन करने चाहिए, या फिर मीडिया में उनके खिलाफ ऐसी न्यूज़ या ऐसे आइडियाज़ को फैलाना चाहिए, या फिर जो प्रेशर ग्रुप्स है समाज में उनको पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर बनाना चाहिए कि आप ये सारे रिफॉर्म्स को अपनाएं। ठीक है, और सबसे लास्ट, हमें पार्टीज़ में, पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों की ज़रूरत है, हमें करप्ट लोगों की ज़रूरत नहीं है। हमें करप्ट लोगों को पॉलिटिकल पार्टी से हटाना होगा, और जो अच्छे लोग हैं जो सच में समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो ये सारे रिफॉर्म जो है आगे किए जा सकते हैं, ये हमारे सजेशंस हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये सजेशंस बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट, ये अपना चैप्टर 4 खत्म हुआ। अब हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर 5, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के क्या आउटकम्स हैं? ठीक है, डेमोक्रेसी लाने से क्या होता है? एक तो अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, डेमोक्रेसी का इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है? क्या इनइक्वालिटी कम होती है, पॉवर्टी कम होती है डेमोक्रेसी से या बढ़ती है? क्या सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया जा सकता है डेमोक्रेसी में? और क्या सिटीजन्स की डिग्निटी और फ्रीडम का ध्यान रखा जाता है डेमोक्रेसी में? ये सारी चीज़ों पर अपन चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाउ डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन मोनार्की। कि जो मोनार्की जो पहले चली आ रही थी, एक राजा होता था, राजा पूरे राज्य पर राज्य करता था, तो मोनार्की से डेमोक्रेसी कैसे बेटर है? ठीक है, तो पहले राजा राज करता था, अब डेमोक्रेसी में जनता राज करती है, जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, जनता जिसको चाहे जिता सकती है और उसके थ्रू रूल करती है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स। सभी सिटीजन को इक्वलिटी मिलती है डेमोक्रेसी में, सबको वोटिंग करने का राइट है। ठीक है, सबके वोट वैल्यू सिंगल एक ही है, भले कोई ब्राह्मण है तो भी उसका वोट एक ही पड़ेगा, एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है। वहीं कोई शूद्र या वैश्य है वो भी एक ही वोट डाल सकता है। तो इक्वलिटी है, कुल मिलाकर बात यह है। ठीक है, फिर इंडिविजुअल डिग्निटी को एनहेंसमेंट होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सबको जब इक्वल राइट्स मिलेंगे तो जो लोअर सेक्शन के जो लोग हैं उन्हें भी डिग्निटी मिलेगी, उन्हें भी सम्मान मिलेगा। ठीक है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और पहले क्या होता था, मोनार्की में सिंगल राजा खुद डिसाइड करता था, अब मल्टीपल लोग, जो मल्टीपल पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, एमपीज़ हैं, वो साथ में मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो जब ज़्यादातर लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड करेंगे तो डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगी, एक अच्छे डिसीजन लिए जाएंगे। ठीक है, और जो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में, उनको रिजोल्व किया जा सकता है। तो ये डेमोक्रेसी के फ़ायदे हैं, इसलिए डेमोक्रेसी जो है मोनार्की से बेटर है। आज के टाइम में ओवर 100 या 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। उनके वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, रेगुलरली इलेक्शंस होते हैं। तो आखिर ये कंट्रीज़ क्या एक्सपेक्ट करती है डेमोक्रेसी से? इतने ज़्यादा कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी को क्यों अपनाया? उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी डेमोक्रेसी से? ठीक है, जो मोनार्की फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो वो देखते हैं अपन। सबसे पहला, अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल क्या होता है कि सरकार जो है सिटीजन्स के लिए, सिटीजन्स की तरफ अकाउंटेबल है। सरकार आज कुछ भी डिसीजन लेती है और वो डिसीजन मान लो कुछ गलत हो जाता है या कुछ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, तो सरकार को सिटीजन्स को जवाब देना होगा, उन्हें उनकी गलती एक्सेप्ट करनी होगी, उसको सुधारना होगा। और सिटीजन्स उनको, अगर सरकार नहीं देती है या कुछ भी ऐसा रिप्लाई नहीं करती है, पब्लिक को इग्नोर करती है, तो अगले इलेक्शंस में पब्लिक उनको हरा देगी, उनको नहीं जिताएगी, उनको वोट नहीं करेगी। तो इसलिए सरकार जो होती है वो अकाउंटेबल होती है। वहीं मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की राजाओं को हटा नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए सरकार अकाउंटेबल होती है। हालांकि लेस एफिशिएंट होती है गवर्नमेंट, बट ज़्यादा एक्सेप्टेबल डिसीजंस बनाती है। अब जब 10-15 लोग या 100-200 लोग मिलकर डिसीजन लेंगे तो डिसीजन लेने में टाइम भी लगेगा। वहीं मोनार्की में क्या होता है, एक राजा होता है, उसको जब मर्जी जज गई, अभी डिसाइड कर लिया कि भाई ठीक है, मुझे राज्य में कुछ भी लॉ या कोई भी रूल्स लागू करना है तो वो हाथों हाथ लागू कर सकता है, उसको जब इच्छा होगी जब वो ऑर्डर पास कर देगा। पर जब डेमोक्रेसी होगी तो बहुत सारे सब लोगों से डिस्कस करना पड़ेगा, सबकी राय माननी पड़ेगी, सबको एग्री करना पड़ेगा किसी एक टॉपिक पर, और उसके बाद वो डिसीजन लागू हो सकता है। तो डेमोक्रेसी में टाइम लगता है, पर टाइम लगने के बावजूद वो जो डिसीजन है वो एक्सेप्टेबल होता है, जनता उसको एक्सेप्ट करती है, क्योंकि वो डिसीजन जनता के द्वारा ही लिया गया है।
वहीं मोनार्की में क्या होगा कि राजा जो डिसीजन लेगा, हो सकता है जनता को डिसीजन पसंद ना आए, ठीक है। तो जो डेमोक्रेसी में जो डिसीजन होते हैं वो लेस एफिशिएंट होते हैं पर ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी होती है, गवर्नमेंट फॉलोज प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट में एक प्रोसेस होता है, एक लॉ इंट्रोड्यूस किया जाता है, बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उस बिल पर डिबेट होता है, सब डिस्कशंस करते हैं, अपने अपने सजेशंस रखते हैं, फिर उस बिल को उस पार्लियामेंट से पास किया जाता है, ठीक है। बिना पास किए उसको आप लॉ नहीं बना सकते। तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं उसको प्रोसेस फॉलो किया जाता है डेमोक्रेसी में, और इस वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, ठीक है। सरकार किस तरीके से काम कर रही है जनता को पता है, ठीक है। फिर रेगुलरली इलेक्शंस होते हैं, फेयर इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेसीज में। ओपन पब्लिक डिबेट्स की जाती है, कुछ डेमोक्रेसीज ऐसी होती है जहाँ पर जो लीडर्स है वो ओपनली पब्लिक के सामने आकर डिबेट्स करते हैं, अपने पॉइंट्स को रखते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को डिफेंड करते हैं, ठीक है। अपनी पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं कि हमारी पॉलिसी इस तरीके से बेटर है, ठीक है। फिर डेमोक्रेसी में क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट फंक्शंस ऑफ, अब गवर्नमेंट क्या काम कर रही है उसको जनता को बताना पड़ेगा, जनता को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो डेमोक्रेसी में राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। वहीं बल्कि अगर क्या बोलते हैं मोनार्की में बात करें तो राजा किसी के साथ कोई डिसीजन अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करता था, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो डेमोक्रेसी में इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है हमें, राइट टू इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। अब रियल टाइप एक्चुअल सिनेरियो की बात करें कि जैसे वर्ल्ड में ग्लोबली 100 से ज़्यादा कंट्री में डेमोक्रेसी है, तो सारी डेमोक्रेसी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, कुछ डेमोक्रेसी में कुछ कमियां भी हैं, तो वो एक्चुअल सिनेरियो क्या है वो अपन समझते हैं। तो एक्चुअल सिनेरियो क्या है, मिक्स्ड पिक्चर देखने को मिलती है अपने को। अब जैसे कुछ डेमोक्रेसी है वो सक्सीड हो गई है फ्री इलेक्शन और फेयर इलेक्शन करवाने में और पब्लिक डिबेट्स करवाने। अब कुछ डेमोक्रेसीज तो ऐसी है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रही है, रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं उनके यहाँ पे, और पब्लिक डिबेट्स भी किए जाते हैं रेगुलरली। पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, पब्लिकली डिबेट्स करते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को डिफेंड करते हैं, उनके बारे में कुछ पॉइंट्स रखते हैं, ठीक है। वहीं कुछ डेमोक्रेसी ऐसी है जहाँ पर ना तो रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं और ना ही रेगुलर पब्लिक डिबेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। फिर कुछ डेमोक्रेसी जो होती है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है लोगों को, वहीं कुछ डेमोक्रेसी ऐसी है जो लोगों को, ज़्यादातर डेमोक्रेसी लोगों से अपने डिसीजन को छुपा रही है, ठीक है। सरकार लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रही है। इंडिया में भी ऐसा होता था, इसलिए इंडिया में 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक लॉ पास किया गया, और इस लॉ के तहत ये बाउंड किया गया सरकार को कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है जनता के साथ शेयर करनी पड़ेगी, पब्लिक के साथ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। तो इंडिया में 2005 के बाद से इन्फॉर्मेशन शेयर की जाने लगी, उससे पहले इंडिया में भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती थी सरकार, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी वो करप्शन नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि वो जनता की सरकार है, जनता खुद ही करप्शन क्यों करेगी, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं अपन, ठीक है। बट ऐसा सच में हो नहीं रहा है, डेमोक्रेसी में भी करप्शन है, ठीक है, गवर्नमेंट काफ़ी करप्ट होती है, ठीक है। बट इन द एंड अपन बात करें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी स्लो, बट ये जनता की गवर्नमेंट है। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्लो ज़रूर हो सकती है, पर ये पब्लिक की गवर्नमेंट है और पब्लिक इसमें खुश है, क्योंकि पब्लिक ने खुद उन लोगों को चुनकर या इलेक्ट कर कर सरकार बनाई है, तो पब्लिक को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे डिसीजन मेकिंग स्लो हो, पर पब्लिक उनके डिसीजन से खुश है, ठीक है। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो डेमोक्रेसी जो है वो लेस है डिक्टेटोरियल कंट्रीज़ की बात करें। अगर 1950 से लेकर 2000 के बीच में अपन 50 ईयर का अगर ये पीरियड देखें, तो इस पीरियड में जो कंट्रीज डिक्टेटर्स जो कंट्री थी वो ज़्यादा ग्रो कर पाई, वहीं जो कंट्रीज डेमोक्रेसी उनमें इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं थी, लिमिटेड इकोनॉमिक ग्रोथ थी। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग स्लो है, इस वजह से, ठीक है। और दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पर, अब हालांकि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है डेमोक्रेसी में, पर अपन खाली इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पर अपन ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई डिक्टेटरशिप बढ़िया है, डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, ऐसा अपन नहीं कह सकते, क्योंकि डेमोक्रेसीज के अदर बेनिफिट्स भी हैं। सभी सिटीज़न को इक्वल राइट्स मिलते हैं जो डेमोक्रेसी में नहीं मिलते हैं। हमें अपने विचार रखने की आज़ादी होती है, वी आर फ्री टू प्रेजेंट आवर व्यूज़। वही डिक्टेटरशिप में आप अपने व्यूज़ नहीं रख सकते। तो ये सारे जो बेनिफिट्स डेमोक्रेसी में मिलते हैं, उसी वजह से डेमोक्रेसी दुनिया भर में फॉलो की जा रही है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि अनदर एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को अपन ध्यान समझते हैं। एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या बात करता है कि नंबर्स बढ़े कि नहीं बढ़े। जैसे
जीडीपी है इंडिया की जीडीपी आज मान लो 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। अब आज इंडिया की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर, अगर कल को 4 ट्रिलियन डॉलर हो जाती है, 4 ट्रिलियन डॉलर हो जाती है, तो अपन कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। तो अपन किस में देख रहे हैं? नंबर्स में। वहीं एक और कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो खाली नंबर्स पे बात नहीं करता, ये बात करता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी या नहीं बढ़ी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी या नहीं बढ़ी, ठीक है, और पुअर्टी कम हुई या नहीं हुई, रिड्यूस पुअर्टी कम हुई या नहीं, या हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव हुआ नहीं हुआ। तो इन सब पर बात कौन करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें आप फ्री होते हैं तो उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो डेमोक्रेसी उस मामले में डिक्टेटरशिप से पीछे हैं, पर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के मामले में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में डेमोक्रेसीज भी डिक्टेटरशिप के साथ साथ में ग्रो कर रही है, ठीक है। फिर बात करते हैं पुअर्टी की, कि पुअर्टी और इनइक्वलिटी कम हुई है या नहीं हुई है डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी जो है वो फेल हो चुकी है इनइक्वलिटी को कम करने में। डेमोक्रेसी इज प्रोवाइडेड इक्वलिटी इन पॉलिटिक्स। हालांकि पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी में इक्वलिटी मिली है, सभी नागरिकों को इलेक्शंस लड़ने का अधिकार है, कोई भी इलेक्शन लड़ना चाहे लड़ सकता है, सभी जो लोग हैं सिटीजन्स हैं उनके पास इक्वल वोटिंग राइट्स है, सबके पास सिंगल वोट है, ठीक है। तो इक्वलिटी पॉलिटिक्स में तो आ चुकी है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में तो इक्वलिटी है, पर जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसमें जो है इक्वलिटी नहीं आई है, ठीक है। तो फ्यू पीपल कंट्रोल मेजर वेल्थ। अब देश की जो ज़्यादातर वेल्थ है वो कुछ बहुत कम लोग जो है बहुत ज़्यादा पैसा होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे देश में से अपन बात करें, ये हमारे देश की वेल्थ है, तो ये हमारे देश की जो 50-60% वेल्थ है वो सिर्फ 2 से 3% लोगों के पास है, ठीक है। और बाकी जो बचे लोग हैं उनके पास 30-40% वेल्थ है। तो लगभग 90-95% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 30-40% वेल्थ है देश की। तो इसलिए जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है वो डेमोक्रेसीज में कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। जो अमीर है वो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। तो डेमोक्रेसी में ये कमी है। तो अगर आपको कोई क्रिटिसिज्म पूछे डेमोक्रेसी का तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है। और पुअर्टी की भी अगर बात करें तो पुअर्टी भी डेमोक्रेसी में बढ़ती है, ठीक है। पॉवर्टी भी बढ़ती जा रही है, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है। इसका एक और एग्जांपल है कि इंडिया जैसे आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया में, अगर ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसके बावजूद भी आज इंडिया में बहुत सारे गरीब या पुअर पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। तो उसका क्या रीज़न है कि बहुत कम पॉपुलेशन, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड मेजोरिटी ऑफ वेल्थ। तो बहुत कम लोगों के पास ज़्यादा वेल्थ है, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। जो देश में सोशल डाइवर्सिटी होती है, लैंग्वेज के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, अलग अलग रिलीजन्स होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं, अलग अलग रेस के लोग होते हैं, अलग कलर्स होते हैं, तो उन सब के बेसिस पर क्या सोशल डाइवर्सिटी अकोमोडेट कर पा रही है? क्या उनको सबको इक्वल राइट्स दे पा रही है डेमोक्रेसी? हाँ, तो इस मामले में डेमोक्रेसी जीत जाती है। डेमोक्रेसी टीचेज अस टू रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड सोशल डिफरेंसेस। डेमोक्रेसी सबको इक्वल राइट्स देती है और हमें भी ये सिखाती है कि सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और सबको जो सोशल डिफरेंसेस है उनको सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। पर ये कब पॉसिबल है? अगर जब डेमोक्रेसी मेजोरिटी के व्यू को इम्पोज ना करे। जैसे श्रीलंका ने क्या किया था कि श्रीलंका ने उनकी जो मेजोरिटी थी सिंहली लैंग्वेज उसको इम्पोज किया, उस वजह से जो माइनॉरिटी थी वो नाराज़ हो गई या उनमें एलियनेशन का भाव पैदा हो गया या उन्हें एक अलग सी भावना पैदा हुई या देश के खिलाफ होने की भावना पैदा हुई। तो जब मेजोरिटी का व्यू अगर इम्पोज नहीं करेगी तो डेमोक्रेसी जो है सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर सकती है। दूसरा, डेमोक्रेसी में मेजोरिटी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि रिलीजियस मेजोरिटी का रूल हो। डेमोक्रेसी में मेजोरिटी का रूल का मतलब होना चाहिए कि जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं, आइडियोलॉजिकल मेजोरिटी होनी चाहिए कि ज़्यादातर लोग जिस पॉलिसी पर एग्री कर रहे हैं उनकी मेजोरिटी को फॉलो करना चाहिए। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे देश में इकोनॉमिक या इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना चाहिए। जैसे 100 लोग हैं तो अगर 90 लोग मान रहे हैं कि भी इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट होना चाहिए तो हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो मेजोरिटी किस चीज़ मामले में होनी चाहिए? आइडियोलॉजिकल मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। अब जब सारे सिटीजन को इक्वल राइट्स मिलेंगे तो उनकी डिग्निटी बढ़ेगी, उनको फ्रीडम दी जाएगी, तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे।
अब सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट कब बढ़ते हैं? कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी अराइजेज व्हेन सम पीपल आर कंसिडर्ड सुपीरियर एंड अदर आर इन्फीरियर, बट डेमोक्रेसी रिजॉल्व दिस इशू बाय कंसिडरिंग ईच इंडिविजुअल इक्वल। अब कॉन्फ्लिक्ट कब होता है देश में? जब कोई व्यक्ति समझता है कि मैं सुपीरियर हूँ, दूसरी कास्ट का या दूसरे रिलीजन का व्यक्ति इन्फीरियर है, वो छोटा है, ठीक है, ऐसे मामलों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। पर डेमोक्रेसी क्या करती है? सभी रिलीजन, सभी कास्ट को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करती है, इसलिए ये जो इशू है कॉन्फ्लिक्ट्स का, वो सॉल्व हो जाता है सोसाइटी में। तो डेमोक्रेसी सबको इक्वल राइट्स देती है, सिटीजन्स को फ्रीडम देती है। जैसे सबको जब इक्वल माना गया तो वुमेन की कंडीशंस भी इम्प्रूव हुई, महिलाएं भी इक्वल राइट्स, फीमेल्स को भी इक्वल राइट्स दिए गए। तो जब फीमेल्स को इक्वल राइट्स दिए गए तो उन्हें भी जॉब का, एजुकेशन का, पॉलिटिक्स में आने का सारे राइट्स मिले, तो उनका भी डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, तो उनकी भी डिग्निटी बढ़ी, महिलाओं की डिग्निटी बढ़ी, ठीक है। फिर जो कास्ट के बेसिस पर जो इनइक्वलिटी होती थी कि भाई ये छोटी कास्ट है, बड़ी कास्ट है, तो जब सबको इक्वल राइट्स मिले तो कास्ट के बेसिस पर जो इनइक्वलिटी थी वो भी कम हुई। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी गॉट पॉलिटिकल एक्सपोजर, और जो वीकर सेक्शन था सोसाइटी का, उनसे भी लोग पॉलिटिक्स में जाने लगे, उनका भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा। तो डेमोक्रेसी में लोगों की डिग्निटी और फ्रीडम बढ़ती है, सिटीजन्स को डिग्निटी मिलती है और फ्रीडम मिलती है, ठीक है, वो डिक्टेटरशिप और मोनार्की में नहीं मिलती। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी का एक डिस्टिंक्टिव फीचर है जो किसी में न मोनार्की में होता है, ना ऑटोक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप में होता है। डेमोक्रेसी ऑलवेज वर्क्स टूवर्ड्स बेटरमेंट। डेमोक्रेसी जो होती है, जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, हमेशा उसमें बेटर करने का ट्राई करती है कि आज जो भी हमारे देश की कंडीशन है, हम उससे बेटर करना चाहते हैं, हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले इंडिया में वीमेंस के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं था पार्लियामेंट में, तो सरकार ने क्या किया, 33% का रिजर्वेशन लाए फीमेल्स के लिए 2023 में। अब 33% तो रिजर्वेशन मिल गया, पर महिला की पॉपुलेशन तो 50% के आसपास है, तो हमें उनको और बेटर करना पड़ेगा। अब 33% तक तो हम पहुंच चुके हैं, अब हम नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा कि हम उनको 50% रिजर्वेशन दें। तो ये हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट। तो डेमोक्रेसी हमेशा क्या है कि बेटरमेंट की तरफ जाती है, और डेमोक्रेसी में हमेशा बेटरमेंट के अपॉर्चुनिटी होती है, हमेशा कुछ ना कुछ इंप्रूव करने की अपॉर्चुनिटी होती है, और इसीलिए लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दिखती है, लोगों को पता होता है कि हम और बेटर कर सकते हैं, इसलिए वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो लोग कंप्लेन क्यों करते हैं डेमोक्रेसी में? दे कंप्लेन बिकॉज देयर इज़ अ रूम फॉर बेटरमेंट। उनको लगता है कि और चीज़ें इंप्रूव हो सकती है, और इसलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं, और उनके क्रिटिसिज्म की वजह से ही चीज़ें आगे और बेहतर करने के लिए बेसिस डेवलप होता है। सरकार बेटर क्यों करती है, बेटर की तरफ क्यों जाती है? क्योंकि लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, और उस वजह से वो उनके आगे बेटरमेंट के लिए बेसिस बनता है, ठीक है। तो ये हुआ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यहीं पे आपका चैप्टर होता है ख़त्म, और आपकी पॉलिटी पूरी होती है कंप्लीट, ठीक है। अब आप मैं ये PDF आपको वीडियोस के साथ में लिंक में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से अगर आप PDF से पढ़ना चाहते हैं तो PDF को भी आप ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स वाइंड अप दिस सेशन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बोर्ड वाइज चैनल को, क्योंकि हम इस पर आने वाले समय में रेगुलरली 10th और 12th से रिलेटेड वीडियोस डालते रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।